Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. See, revision is a very important part of any preparation. आपने जितना भी पढ़ लिया हो, but until and unless you revise it, there is no point of appearing in the exam and there are very less chances of clearing it. तो आज हम इस वीडियो में कुछ रिवीजन जैसा करने वाले हैं. We are going to revise one topic of Indian polity और रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है by way of solving questions. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए टारगेटेड है मोस्टली जो स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं. स्टेट सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए दोज पीपल हु आर गोइंग टू रिवाइज वट एवर दे हैव स्टडीड, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है. तो अगर आपने ऑलरेडी तैयारी की हुई है देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बेनिफिट यू मोर. लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं भी की है टू गेट एन इनिशियल आइडिया ऑफ सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू. इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एवोल्यूशन और फीचर्स से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी ड्राफ्टिंग एंड फाइनली कुछ फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. तो ऐसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द बैकग्राउंड ऑफ दोज क्वेश्चंस. तो अगर आपने ऑलरेडी तैयारी की हुई है, यू शुड ट्राई टू पॉज द वीडियो आफ्टर एवरी क्वेश्चन एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट योरसेल्फ. उसको खुद आंसर करने की कोशिश करें एंड देन यू वॉच द वीडियो फर्दर और उसमें देखिए कि क्या एक्चुअल आंसर था और क्या एक्सप्लेनेशन थी. दैट इज द वे यू कैन लर्न समथिंग इन अ बेटर वे. सो आई वुड सजेस्ट यू टू डू दैट. नॉनदलेस हर क्वेश्चन के बाद मैं उसका आंसर पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा एंड आई विल टेल यू अबाउट द एंटायर बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. What was the manner of election of the members of Constituent Assembly? जो इंडिया के लिए Constituent Assembly बनाई गई थी, उसके जो members थे उनको किस तरीके से इलेक्ट किया गया था? The options are A. Direct election in British provinces and nomination in princely states. Second, indirect election in British provinces and nomination in princely states. अब यहाँ पर फर्क आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का. Third, nomination in British provinces as well as princely states. And fourth, indirect election in British provinces as well as princely states. So try to solve it yourself. अगर हम इसको वर्कआउट करें, see at the time of independence, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो पूरा इंडिया 3 तरह की प्रोविंसेस में डिवाइडेड था. There were British provinces, which were a total of 11 in number. टोटल 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, जैसे कि पंजाब, सिंध, देन मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, इस तरह की कुल 11 प्रोविंसेस थी. सेकंड नंबर पे आती थी प्रिंसली स्टेट्स, which were more than 550 नंबर. 550 से भी ज़्यादा रियासतें थी उस वक्त के भारत में. थर्ड नंबर पे आती थी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस. ये कुछ एक तरह की जो जैसे आजकल यूनियन टेरिटरीज होती हैं, कुछ वैसा कॉन्सेप्ट था चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस. तो ये कुल 4 प्रोविंसेस थी, बट ये ज़्यादा मैटर नहीं करती थी बिकॉज दे केम डायरेक्टली अंडर द गवर्नर जनरल. चीफ कमिश्नर उसने अपॉइंट किए होते थे हु यूज टू गवर्न दिस 4 प्रोविंसेस. इनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे. पर ये 2 मेन एंटिटीज थी जिसमें पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड था, ब्रिटिश प्रोविंसेस या फिर प्रिंसली स्टेट्स. तो उस वक्त की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा अंग्रेज़ों ने बनाई, तो उस वक्त पार्लियामेंट तो थी नहीं, सो देयर वाज नो सच बॉडी विच वाज इलेक्टेड. तो ऐसे में 2 ही हमारे पास ऑप्शन बचते थे. 1 कि ब्रिटिश प्रोविंसेस से लोग कैसे चुने जाएं जो कि अपना संविधान खुद बनाएंगे, और दूसरा प्रिंसली स्टेट से ऐसे लोग कैसे चुने जाएं. ब्रिटिश प्रोविंसेस में देयर वर असेंबलीज, जैसे आजकल लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं हर एक स्टेट में जिसमें MLAs होते हैं. सिमिलरली एट दैट टाइम ब्रिटिश प्रोविंसेस में भी असेंबलीज थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद से उसमें इलेक्टेड लोग भी थे. लेकिन प्रिंसली स्टेट में ऐसा कुछ नहीं था. वहाँ पर तो राजा महाराजा इस तरह का वो रूल था, तो यहाँ पर इलेक्टेड बॉडीज नहीं थी कोई. सो दे डिड नॉट हैव एनी सच मैकेनिज्म. अब जहाँ पर असेंबली है वहाँ पर असेंबली में जो लोग चुने गए हैं वो लोग फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को इलेक्ट कर लेंगे. यानी कि
लोगों द्वारा इलेक्ट किए हुए लोग फर्दर किसी को इलेक्ट करेंगे, सो दैट वुड बी इनडायरेक्ट इलेक्शन, दैट वुड बी इनडायरेक्ट इलेक्शन। एंड सेकेंडली, इन प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि यहां पर इलेक्शन का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, सो दे हैव टू नॉमिनेट, जो राजा महाराजा हैं वो किसी को नॉमिनेट करेंगे कि हमारे बिहाफ पे ये इंसान हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन इन ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड नॉमिनेशन इन प्रिंसली स्टेट्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट इलेक्शन इन ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड नॉमिनेशन इन प्रिंसली स्टेट्स। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स ये दो ही एंटिटीज़ थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस में प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी जो कि इलेक्टेड बॉडीज़ थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर वुड बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ से जो मेंबर्स हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा। सो दिस वाज द मेथड ऑफ इलेक्शन। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग, अब चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस पे एक क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट, ध्यान से पढ़ना है आपने क्वेश्चन, यहां पर की वर्ड है नॉट, वन ऑफ द 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उसके बाद चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस भी थी। तो कुल 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी और ऑप्शन भी 4 हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन गलत है, विच वी हैव टू फाइंड आउट। ऑप्शंस आर ए अजमेर, बी बलोचिस्तान, सी सिंध और डी दिल्ली। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ये आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते ज़्यादा, आइदर यू नो इट और यू डोंट, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन। तो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस में अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, कुल 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी, अजमेर, बलोचिस्तान, दिल्ली और चौथी जो थी दैट वाज कुर्ग, COORG, कुर्ग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका दैट इज सी सिंध। तो सिंध चीफ कमिश्नर प्रोविंस नहीं थी, इसकी जगह कुर्ग वाज अ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। अब इसको याद करने का एक तरीका है A, B, C, D, अजमेर, बलोचिस्तान, कुर्ग एंड दिल्ली। तो ये 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी, A, B, C, D, अजमेर, बलोचिस्तान, कुर्ग एंड दिल्ली। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन। स्टेट सर्विसेज में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, विच आर स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन कुछ पॉलिटी का भी पार्ट है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है। द कॉम्पोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली was determined as per the provisions of, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में फाइनली बनी थी उसकी कॉम्पोजिशन, यानी कि उसमें कितने मेंबर्स होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, वो कॉम्पोजिशन किस प्लान के तहत डिसाइड हुई थी। द ऑप्शंस आर ए ऑगस्ट ऑफर, बी क्रिप्स मिशन, सी कैबिनेट मिशन और डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। नाउ ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। कोई एक आंसर अपने दिमाग में आप मार्क कर लीजिए, then we will see what its answer is. Basically August offer 1940 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था 1947 में। नाउ जो अगस्त ऑफर है ये 1940 में भेजा गया था, इंडियंस को एक ऑफर भेजा गया था कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दे देंगे, लेकिन पहले आपको, मतलब उस पर कंडीशन लगा दी गई दैट फर्स्ट आपको ब्रिटिश का वॉर एफर्ट सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस वक्त शुरू हो चुकी थी, तो ब्रिटिश ने ये ऑफर इसलिए भेजा। नाउ व्हाई वुड ब्रिटिश ऑफर एनीथिंग टू इंडिया, इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। तो उन्होंने इंडियंस को ऑफर दिया कि आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट कीजिए, अगर हम वॉर जीत गए और अगर आपने हमें सपोर्ट किया देन आफ्टर द वॉर इज ओवर वी कैन गिव यू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन इंडियंस ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उस वक्त जो ब्रिटिश थे वो हार रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी एंड इटली वर ऑन द विनिंग साइड। शुरू में जर्मनी और इटली जो थे वो जीत रहे थे, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया बिकॉज इट वाज टू यू कैन से
बहुत ही वेग ऑफर था ये, पहले तो हम उन्हें सपोर्ट करते, फिर वो जीत जाते तब वो हमारे लिए कुछ करते, सो वी रिजेक्टेड इट। 2 साल बाद क्रिप्स मिशन आया, इसने वही चीज़ रिपीट की जो अगस्त ऑफर में कही गई थी, दैट वी आर रेडी टू गिव यू इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइडेड यू सपोर्ट अस इन द वॉर एफर्ट एंड वी विन द वॉर, तो हम उसके बाद आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली दे देंगे। बट वी ऑल्सो रिजेक्टेड दिस ऑफर। अब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई खत्म, वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड, और उसमें जो ब्रिटिश थे वो जीत गए थे, द अलाइड पावर्स हैड वन, और जर्मनी, इटली और जापान ये हार गई थी कंट्रीज। सो नाउ द सिचुएशन वाज क्लियर, अब वॉर जीत भी गए वो और एवरीथिंग वाज क्लियर। तो अब उन्होंने भेजा कैबिनेट मिशन। नाउ कैबिनेट मिशन उसका नाम इसलिए था बिकॉज इट वाज हेडेड बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इसमें उन्होंने प्रपोजल दिया दैट फाइनली वी आर रेडी टू गिव यू अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्लान द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप। सो द आंसर हियर वुड बी सी, कैबिनेट मिशन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से तो वो फाइनली फोर्स में आया था, वो प्रपोजल कैबिनेट मिशन में था, सो द आंसर वुड बी सी, कैबिनेट मिशन। तो जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की बनी थी दैट वाज अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। सो यहां पर यही जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली who was chosen as the temporary president and on what basis? जब पहली सिटिंग हुई कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, कब हुई थी? 9th of December 1946, आजादी से 8 महीने पहले। Who was chosen as the temporary president and on what basis? पहले ही दिन किसको चुना गया था? जैसे जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो एक प्रोटेम स्पीकर की प्रोविजन है। प्रोटेम स्पीकर इज लाइक अ टेम्परेरी स्पीकर ऑफ द हाउस हु प्रिजाइड्स ओवर द प्रोसीडिंग्स व्हेन देयर इज नोबडी एल्स टू प्रिजाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स। नया हाउस जब चुन के आता है जनरल इलेक्शंस के बाद, तो सारे मेंबर्स नए होते हैं उसमें, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे वो लोकसभा हो। ऐसे में प्रेसिडेंट इन केस ऑफ लोकसभा and governor in case of legislative assembly appoints one of the members as pro tem speaker to preside over the house। तो दो या 3 दिन के लिए वो हाउस पे प्रिजाइड करता है, इतने में वो सारे मेंबर्स को ओथ भी दिलाता है और स्पीकर की इलेक्शन भी कंडक्ट कराता है। वंस द स्पीकर इज इलेक्टेड, द प्रो टेम स्पीकर, उसकी जॉब खत्म हो जाती है एंड ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द हाउस। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो टेम्परेरीली सबसे पहले प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था और किस बेसिस पे बनाया गया था? द ऑप्शंस आर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाय इलेक्शन, बी, Dr. B.R. Ambedkar because he was a legal luminary, C. H.C. Mukherjee because he was a freedom fighter, and D. Sachidanand Sinha because he was the senior most member. Now try to answer it. Okay, so the correct answer here is D. Sachidanand Sinha because he was the senior most member. सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। सारे ही ऑप्शंस जो है यहाँ पर वो कंफ्यूजिंग है। एच.सी. मुखर्जी वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देन बी.आर. अम्बेडकर जो थे, इनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, बिकॉज ही वाज द फादर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड राजेंद्र प्रसाद वाज द फुल टाइम प्रेसिडेंट, ये टेम्परेरी नहीं, 2 दिन बाद ये फुल टाइम प्रेसिडेंट बन गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं यहाँ पर। तो पहली सिटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया था बिकॉज ही वाज द सीनियर मोस्ट मेंबर। उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फुल टाइम प्रेसिडेंट। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? अगेन कीवर्ड यू हैव टू फोकस ऑन। कई बार हम क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ने की वजह से आंसर गलत कर देते हैं। इस क्वेश्चन में ये चीज़ भी मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से ना पढ़ें तो हमारा आंसर पूरा गलत हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, अब हमें इसमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, यानी कि इसमें से 3 स्टेटमेंट सही हैं और 1 स्टेटमेंट गलत है। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो एक्टेड एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बिकॉज
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दो काम एक साथ किए। जब वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसकी सिटिंग होती थी तब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी, जब एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी बैठती थी तब वो लॉज बनाती थी। बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज नो पार्लियामेंट इन द कंट्री। पार्लियामेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट की है हमने, तो वो जो 3 साल का वक्त था उस दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, with the passage of Indian Independence Act, the Constituent Assembly became a fully sovereign body. This is also correct. ब्रिटिश की जो सॉवरेंटी थी वो खत्म हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी तरह से सॉवरेन बन गई। अब उसे कोई भी डिसीजन लेने के बाद ब्रिटिश से उसको रैटिफाई नहीं करवाना था। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इंडिया का नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और नेशनल फ्लैग, ये तीनों चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही अडॉप्ट की थी बाय पासिंग अ फॉर्मल रेजोल्यूशन। लास्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन December 9, 1947। अब इसमें सिर्फ एक वर्ड गलत है जिसकी वजह से ये पूरी स्टेटमेंट गलत है, विच इज 1947। इट वाज एक्चुअली 1946। सो डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को एकदम से पढ़ लो फास्ट विदाउट एनी कॉन्सेंट्रेशन, तो आप फोर्थ स्टेटमेंट को जब पढ़ोगे, द फर्स्ट सिटिंग was held on December 9, you will be like, okay, yes, December 9, and you will tick the statement. But that is what you have to focus on, कि आपको एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने 1946-47 को ध्यान से नहीं पढ़ा, then you can क्रॉस द स्टेटमेंट, क्योंकि बाकी तीनों स्टेटमेंट्स में आपके माइंड में डाउट आ जाएगा कि ये सही है या नहीं, या ये भी थोड़ी सी गलत हो सकती है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है उनमें ऐसा किया जाता है कि पूरी स्टेटमेंट सही होती है, सिर्फ एक फैक्ट उसमें चेंज कर दिया जाता है। तो इसमें यही बताया गया है। द सेम एक्सप्लेनेशन इज हियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स शोज यूनिटरी बायस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के ऊपर एक टिपिकल क्वेश्चन है। दिस इज ऑन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पर जो पावर्स होती हैं वो सेंटर और स्टेट्स में डिवाइडेड होती हैं। तो इंडिया में भी ऐसा ही फेडरलिज्म है, लेकिन थोड़ा सा वो यूनिटरी बायस के साथ है, यानी कि पावर थोड़ी सी सेंटर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो वो यही पूछ रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा फीचर है जो सेंटर के पास ज़्यादा पावर है ये शो करता है। बाकी 3 फीचर ऐसे हैं जिसमें सेंटर और स्टेट के पास पावर ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि 3 फीचर इसमें से फेडरल है और एक फीचर यूनिटरी बायस शो करता है। सो वी हैव टू टेल विच वन इज दैट फीचर। ऑप्शंस आर ए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी, बाइकैमरलिज्म, सी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, और डी, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So try to answer it. देखिए एक एक करके अगर हम इसको देखें, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन से यूनियन को भी पावर दी गई है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेट्स को भी पावर दी गई है। तो इससे ये पता चलता है कि यूनियन और स्टेट्स बराबर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सोर्स ऑफ अथॉरिटी एक ही है। यूनियन को भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है, स्टेट्स को भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। इसलिए अगर दोनों में कोई डिस्प्यूट होता है, दे विल रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इट्स अ फेडरल फीचर। सेकेंडली, बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया में लोकसभा एंड राज्यसभा आर द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो लोकसभा है यानी कि लोअर हाउस है, दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड। पूरे इंडिया के लोग उसे डायरेक्टली उसके मेंबर्स को चुनते हैं। लेकिन जो राज्यसभा है, द अपर हाउस, दैट हाउस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। राज्यसभा का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो अपर हाउस है उसमें स्टेट्स रिप्रेजेंट होती हैं, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट जब कोई भी लॉ बनाती है उसे दोनों हाउसेस से पास करना पड़ता है, तो उसमें स्टेट्स की कंसेंट भी बीच में ही इंक्लूड हो जाती है। सो दिस ऑल्सो इज अ फेडरल फीचर, बाइकैमरलिज्म। थर्ड आता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि इंडिया में सारे ऑर्गन्स जो हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी, ये अलग अलग लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं। जैसे अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव,
स्टेट लेवल पे गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव। लेकिन जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो ये अलग अलग लेवल्स पे तो है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है, इट इज ऑर्गेनिकली लिंक्ड टू ईच अदर। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं दे आर ऑर्गेनिकली लिंक्ड टू ईच अदर, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस ही प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं। सो दे आर ऑर्गेनिकली लिंक्ड विद ईच अदर। और इन दोनों ही जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जजेस को ओथ हालांकि गवर्नर दिला देते हैं, लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट है दैट इज हेल्ड अंडर द सील एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो कॉलेजियम सिस्टम है जजेस को अपॉइंट करने का दैट इज अ यूनिटरी सिस्टम, और उसके लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट या प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। दैट मीन्स सेंटर गवर्नमेंट ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस को अपॉइंट करती है। तो ये फीचर फेडरल नहीं है, ये फीचर यूनिटरी है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। यानी कि जुडिशरी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट्स हो, अपॉइंटेड बाय द सेंटर। फोर्थ ऑप्शन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीजों को लेकर रिजिड है, यानी कि नॉट इजीली अमेंडेबल। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये डिपेंड करता है किस बात पे डिपेंड करता है कि किसकी कंसेंट चाहिए, या अगर वो इजीली अमेंड नहीं हो सकता तो क्या वो प्रोविजंस इजीली अमेंड होने वाली हैं भी या नहीं। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसी प्रोविजंस जो कि फेडरलिज्म से रिलेटेड हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन या फिर सेंटर और स्टेट में टैक्सेशन की पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कुछ फेडरल प्रोविजंस हैं जिससे सेंटर को भी फर्क पड़ता है, स्टेट्स को भी फर्क पड़ता है। सो इन दिस टाइप ऑफ प्रोविजंस द सेंटर डज नॉट हैव ऑल द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटर को ये अमेंडमेंट पास करने के बाद स्टेट्स की कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को अप्रूव किया गया। अब इस अमेंडमेंट को पहले पार्लियामेंट ने पास किया, उसके बाद आधे से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर्स ने भी इसको पास किया, तब जाकर ये अमेंडमेंट फोर्स में आई है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर्स को लेकर रिजिड है, अगर स्टेट्स की कंसेंट जरूरी है, दैट इज अ फेडरल फीचर, यानी कि स्टेट्स की कंसेंट के बिना आप कुछ प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकते। सो इट्स अ फेडरल फीचर, सेंटर और स्टेट के पास पावर्स बराबर हो जाती हैं। तो ये तीनों फीचर्स फेडरल हैं, जबकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज अ यूनिटरी फीचर, जो कि दिखाता है कि सेंटर के पास पावर्स ज्यादा हैं। सो सी इज आवर आंसर, यहां पर वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, which among the following is not necessarily a feature of the parliamentary form of government? Again a question on the features of constitution, parliamentary form of government. अब यहां पर इन्होंने ये नहीं पूछा a feature of the Indian parliamentary form of government, इन्होंने पूछा parliamentary form of government, यानी कि पूरे वर्ल्ड की parliamentary form of government देखनी है हमें, इंडियन parliamentary form नहीं देखनी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहां पर वर्ड होता इंडियन, which among the following is not necessarily a feature of the Indian parliamentary form of government, तब इसका आंसर कुछ और हो जाता, लेकिन अब यहां पर हमारे पास इंडियन नहीं है। ये इन जनरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है, राइट। ऑप्शंस आर ए, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, बी, मेजॉरिटी पार्टी रूल, सी, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, और डी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। एक एक करके देखते हैं। इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, देखिए हेड ऑफ स्टेट कौन कौन है। अगर हम दो कंट्रीज को कंपेयर कर लें, इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इनमें से जो फीचर दोनों कंट्रीज पे अप्लाई होंगे उन्हें हम मान लेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन जो किसी एक पे अप्लाई होगा दूसरे पे नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज नॉट अ नेसेसरी फीचर, बिकॉज दोनों ही कंट्रीज में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो प्रोविजंस दोनों कंट्रीज में लगती हैं वो हम इसका फीचर मान लेंगे, जो दोनों में नहीं अप्लाई होती, अलग अलग अप्लाई होती हैं, वो फीचर नहीं मानेंगे। जैसे कि इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, इंडिया में प्रेसिडेंट, यूके में क्वीन। अब इंडिया में जो प्रेसिडेंट है दैट इज इलेक्टेड, चाहे इनडायरेक्टली ही सही, बट वो इलेक्ट होते हैं। लेकिन क्वीन जो है इंग्लैंड की, क्या वो इलेक्ट होती है? नो। दैट मीन्स यही हमारा आंसर हुआ, हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट इलेक्टेड। ये जरूरी फीचर नहीं है, ये हो सकता है लेकिन ये नेसेसरी फीचर नहीं है। इंडिया में हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, यूके में हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट नहीं होता है। क्वीन जो है दैट इज अ हेरिडिटरी हेड, यानी कि क्वीन की आगे जो बेटी है या जो बेटे हैं, दे विल बिकम द किंग्स एंड क्वींस,
सो इट इज नॉट एन इलेक्टेड सिस्टम, इट्स अ हेरिडिटरी सिस्टम। तो पहला ही हमारा आंसर आ गया। बाकी भी देख लेते हैं। मेजॉरिटी पार्टी रूल दोनों कंट्रीज में अप्लाई होता है। इंडिया में लोकसभा में जिसकी मेजॉरिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। यूएस में हाउस ऑफ कॉमन्स में जिसकी मेजॉरिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। देन नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स यही है, इंडिया में प्रेसिडेंट, यूके में क्वीन, यानी कि नाम के एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव्स दोनों ही कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर्स हैं। सो दिस फीचर ऑल्सो मैचेस। फोर्थ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या ये रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को यानी कि पार्लियामेंट को? यस, क्योंकि पार्लियामेंट कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके इन्हें या सरकार को गिरा सकती है। सो यस, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये तीनों फीचर इन दोनों कंट्रीज पे अप्लाई होते हैं, लेकिन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज क्वीन इज नॉट द इलेक्टेड हेड, इट इज द हेरिडिटरी हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, very direct straightforward question. India is a what? Direct democracy, republic, dominion, or all of the above? Now this question, it looks very simple but it tests your conceptual clarity. क्या इंडिया एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, डोमिनियन है, या सब कुछ है? ट्राई टू आंसर दिस। ओके, सी, इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। वाई? बिकॉज हम लोग सीधा रूल नहीं बनाते ना। आई एम ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन क्या मैं खुद कानून बनाता हूं? नो। सो व्हाट डू? आई चूज समवन टू मेक लॉ फॉर मी। मैं एमपीज को वोट करता हूं, वो जाके लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, दे मेक लॉज फॉर मी। देन स्टेट की बात आती है तो मैं एमएलएज को वोट डालता हूं, एमएलसी को वोट डालता हूं, वो जाकर स्टेट लेजिस्लेचर में बैठते हैं, दे पास लॉज फॉर मी एट द स्टेट लेवल फॉर द स्टेट सब्जेक्ट्स। इसी तरह से मैं अगर गांव में रहता हूं तो मैं पंच या सरपंच के लिए वोट डालता हूं, और अगर मैं शहर में रहता हूं तो मैं म्युनिसिपल काउंसिलर के लिए वोट डालता हूं, जो कि म्युनिसिपैलिटी का मेंबर होता है। तो ये लोग मेरे लिए शहरी लेवल पर या गांव के लेवल पर लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। सो आई एम नॉट मेकिंग द रूल्स फॉर माई सेल्फ, समवन एल्स इज डूइंग इट फॉर मी। यानी कि इंडिया में जो रूल चलता है दैट इज थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हम खुद लॉ नहीं बनाते, लोग खुद लॉ नहीं बना रहे। वी आर नॉट अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वी आर एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नंबर 1, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। सो इंडिया इज नॉट अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सेकेंडली, इंडिया इज अ रिपब्लिक। अब रिपब्लिक, हर वर्ड के पीछे एक डेफिनेशन है विच यू शुड नो। रिपब्लिक का मतलब होता है वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, जहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड हो। अब वो इलेक्टेड डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से हो सकता है। जैसे इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। एमपीज और एमएलएज वोट डालते हैं तो इंडिया के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। यानी कि हम डायरेक्टली वोट नहीं डालते भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए, हमारे द्वारा चुने गए लोग आगे वोट डालते हैं, तब राष्ट्रपति चुने जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस, इंडिया इज अ रिपब्लिक। थर्ड, इंडिया इज अ डोमिनियन। नो, इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री। डोमिनियन का मतलब होता है कि हम डे टू डे अफेयर्स तो खुद मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमारा हेड ऑफ स्टेट हम किसी फॉरेन कंट्री को या किसी फॉरेन इंडिविजुअल को कंसिडर करते हैं। सो नो, वी आर नॉट अ डोमिनियन, वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी आर सॉवरेन। ऑल ऑफ द अबव तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकता ऑप्शन, बिकॉज रिपब्लिक इज द आंसर। सो योर आंसर विल बी बी, रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन हर वर्ड का आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, डोमिनियन, इन सब वर्ड्स का मतलब अगर आपको पता है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। Question number 9, again a very fact-based question. Who among the following was the representative of Anglo-Indian community in the Constituent Assembly? Constituent Assembly में एक सीट Anglo-Indian members के लिए रिजर्व की गई थी, उसको किसने ऑक्यूपाई किया था? Options are 1, Richard Gilbert, 2, Mountbatten, 3, Frank Anthony.
अब आपको इसमें से मल्टीपल चूज करने हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 only, 3 only। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी सीट्स रिजर्व थी एंग्लो इंडियंस के लिए। अगर आपको पता है कि एक सीट ही रिजर्व थी तो आप ये दो ऑप्शंस को तो सीधा ही क्रॉस कर देंगे, क्योंकि दो लोग तो फिर एंग्लो इंडियन हो नहीं सकते। दैट मीन्स आइदर इट इज़ 1 ओनली और 3 ओनली, तो आप इसको भी क्रॉस कर देंगे। तो आपके पास ऑप्शंस बचते हैं रिचर्ड गिलबर्ट एंड फ्रैंक एंथनी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज 3 फ्रैंक एंथनी। तो कौन थे फ्रैंक एंथनी? सबसे पहले देखते हैं, एंग्लो इंडियंस को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। उनके लिए एक सीट रिजर्व रखी गई थी, अ सीट वॉज रिजर्व, यानी कि 1 सीट वॉज रिजर्व फॉर देम इन द असेंबली। और उसके बाद ये प्रोविजन कर दी गई जब कॉन्स्टिट्यूशन बना कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द कम्युनिटी टू द लोकसभा। लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व कर दी गई। 10-10 साल बाद उसको बढ़ाते रहे। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली रिसेंटली 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद दिस प्रोविजन हैज बीन एबॉलिश्ड। अब एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन नहीं है लोकसभा में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि जो रिजर्वेशन है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए वो अब बंद कर दी गई है। इट इज़ नो लॉन्गर एप्लीकेबल। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया 2020 में ही, जनवरी 2020 में ये पास की गई अमेंडमेंट। और एंग्लो इंडियंस को फर्दर जो रिजर्वेशन हर 10 साल बाद एक्सटेंड की जाती थी वो इस बार एक्सटेंड नहीं की गई है। सो दिस प्रोविजन हैज़ बिन एबॉलिश्ड। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। तो फ्रैंक एंथनी जो थे, इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिम, he is known as the founder of ICSE बोर्ड। तो ICSE बोर्ड जो है इंडिया में, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, उसके फाउंडर थे मिस्टर फ्रैंक एंथनी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिम। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्हें एडवाइजरी कमिटी एंड सब कमिटी ऑन माइनॉरिटीज़ का भी मेंबर बनाया गया था। तो ये थे जिन्होंने कन्विंस किया था जवाहरलाल नेहरू को, वल्लभ भाई पटेल को, महात्मा गांधी को कि आप एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को एक रिस्पेक्टेबल स्थान दो। सो ही इज़ कंसिडर्ड एज अ, you can say, front runner, or is considered as a great personality by the Anglo Indian community. Then question number 10, who among the following were the members of the drafting committee? काफ़ी सीधा सा क्वेश्चन है। 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से उसके मेंबर्स थे। ऑप्शंस आर डॉक्टर के.एम. मुंशी, जी.वी. मावलंकर, एन. गोपालस्वामी अयंगर एंड डी.पी. खेतान। तो ये 7 नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अगर इसमें से हम देखें, के.एम. मुंशी जो थे वो मेंबर थे, जी.वी. मावलंकर नहीं थे, गोपालस्वामी अयंगर थे और डी.पी. खेतान भी थे। सो द आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये 7 मेंबर थे। ऑफकोर्स इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, देन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। फिर जो बी.एल. मित्तर थे वो इनिशियली मेंबर थे, बाद में माधव राव जो थे उन्होंने एज्यूम कर लिया था। देन डी.पी. खेतान ओरिजिनली मेंबर थे, बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी ने इन्हें रिप्लेस कर दिया था। तो ये 7 नाम आपको याद रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये असर्शन ऑन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। ये असर्ट कर रही है स्टेटमेंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उसका रीजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। तो नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये थोड़ी सी कंसेप्चुअल डेप्थ चेक करता है आपकी। तो इसका जो आंसर है, सबसे पहले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी सब कुछ उससे नीचे है, जुडिशरी, पार्लियामेंट, एवरीथिंग इज बिलो इट। उसका रीजन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट ने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बनाया है। तो ये रीजन भी इसका करेक्ट है। सो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
दोनों सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका अगर ऑपोजिट सिनेरियो देखें तो वो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, जो कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, बिकॉज वहां की पार्लियामेंट ने वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। सो दैट इज द डिफरेंस, अगर हमने कंट्रास्टिंग चीज देखनी है तो। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड द पार्लियामेंट, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 12, the constituent assembly appointed a total of 23 committees to deal with the different tasks of constitution making। ठीक है ये statement। second, most number of committees were headed by Dr. राजेंद्र प्रसाद। ये एक fact है, या तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन ये भी correct है। third, the constitution was adopted and enacted on 26th of January 1950। Now this can be a confusing statement for some। इंडिया के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें लिखा हुआ है, उसकी लास्ट लाइन है गिव टू आवरसेल्व्स, उसकी लास्ट लाइन है ऑन दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीएम्बल की लास्ट लाइन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड एनैक्टेड ऑन 26th of November 1949 एंड नॉट ऑन 26th of January 1950। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई गलत। सो योर आंसर वुड बी, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, जब भी आपको पूछा जाए अडॉप्ट और इनैक्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए 26 नवंबर 1949, और जब भी पूछा जाए कमेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए 26 जनवरी 1950। तो ये तीन वर्ड्स आपने बहुत ध्यान रखने हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट। अब यहां पे कमेंस वर्ड आ गया, यानी कि ये बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 की, कि इन चार प्रोविजंस में से 26 जनवरी 1950 को कौन सी प्रोविजन थी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी, यानी कि जो बाद में ऐड नहीं हुई, जो शुरुआत से ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थी। फर्स्ट इज प्रिवी पर्सेस। प्रिवी पर्सेस इज करेक्ट, क्योंकि प्रिवी पर्सेस होते थे जो प्रिंसली स्टेट्स के महाराजा थे, उनको एक ऑनरेरियम या एक पेंशन दी जाती थी, विच वर नोन एज द प्रिवी पर्सेस। तो ये शुरू में होते थे, लेकिन ये 1971 में बाय 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे वर अबॉलिश्ड। सो दे वर अबॉलिश्ड इन 1971। नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरी रिलेटेड प्रोविजंस। अब यूटीज जो आज की डेट में इंडिया में है, ये शुरुआत में नहीं हुआ करती थी। दे वर क्रिएटेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्रिएटेड, तो मतलब ये कमेंसमेंट के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। थर्ड, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब पंचायती राज हम लोगों ने पढ़ा है, हमें पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993, 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, और उसी से स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाई गई थी। तो ये भी शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। फोर्थ इज इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स। इलेक्शन ट्राइब्यूनल शुरू में होते थे, बाद में अबॉलिश कर दिए गए, तो यानी कि ये भी शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थे। सो योर आंसर वुड बी 1 and 4। सो सी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 4। तो ये थोड़ी सी आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक कर रहा है क्वेश्चन। तो प्रिवी पर्सेस जो थे वो 1971 में अबॉलिश कर दिए गए थे। यूनियन टेरिटरी 7th अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन 73rd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल शुरू में होते थे, लेटर दे वर रिपील्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नंबर 1, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नंबर 2, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। नंबर 3, रेफरेंडम। अब देखिए, इंडिया भी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हम रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू खुद पर रूल करते हैं। तो डेमोक्रेसी में जो 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों को अच्छे से फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे नज़र रखने के लिए जुडिशरी बहुत ज़रूरी है। तो जुडिशरी जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक वी कैन नॉट कॉल इट अ फुल फ्लेज डेमोक्रेसी, अ फुल फ्लेज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, सो 1 इज करेक्ट। सेकंड, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज यानी कि राइट टू वोट, सभी लोगों को राइट टू वोट होना। तो जहां पर राइट टू वोट नहीं है, क्या वहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो सकती है? नहीं हो सकती। इवन इफ द सफ्रेज इज लिमिटेड, यानी कि सिर्फ ब्लैक्स को वोट करने का राइट है, या सिर्फ वाइट्स को वोट करने का राइट है, या सिर्फ मेन को वोट करने का राइट है, उसे भी हम ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। दैट मीन्स जब तक वोट डालने का राइट नहीं दोगे तब तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं बन सकती। सो दिस ऑल्सो इज एन एसेंशियल फीचर। थर्ड फीचर है रेफरेंडम। रेफरेंडम होता है कॉमन वोट। जब किसी भी लॉ को पास करने के लिए, किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेफरेंडम कराया जाता है तो पूरे के पूरे इलेक्टोरेट से वोट कराई जाती है। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी लॉ के लिए रेफरेंडम कराया गया हो। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है? नो, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ज़रूरी नहीं है कि रेफरेंडम कराया ही जाए। इट इज़ नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2, बी इज योर करेक्ट आंसर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी और यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज जरूरी हैं, जबकि रेफरेंडम जरूरी नहीं है फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली द सीट्स ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस वर डिसाइडेड अमंग। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप पॉलिटी से कम हिस्ट्री से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, जहां से लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, द रिप्रेजेंटेटिव्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। वो इनडायरेक्टली इलेक्ट कम्युनल इलेक्टोरेट्स के बेस पे हुए थे। तो वो इलेक्टोरेट्स किन किन कैटेगरीज में डिवाइडेड थे? ऑप्शंस आर ए मुस्लिम, सिख्स एंड दलित्स, बी मुस्लिम्स, हिंदूज एंड जनरल, सी हिंदूज, दलित्स एंड मुस्लिम्स, और डी मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। अब इसे समझने का तरीका ये है कि जो गांधी जी थे वो कम्युनल इलेक्टोरेट्स के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कम्युनल इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिए थे बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द टाइम। लेकिन जब अंग्रेजों ने इन कम्युनल इलेक्टोरेट्स को और ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश की, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो गांधी जी ने उसे बहुत ज़्यादा अपोज किया। जब ब्रिटिश ने हिंदूज़ को भी डिवाइड करने की कोशिश की अमंग द अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, तो गांधी जी ने उसे बहुत अपोज किया। तो यानी कि जो हिंदूज़ थे उन्हें जनरल काउंट किया गया, इंक्लूडिंग दलित्स। इसका मतलब जिन ऑप्शंस में भी हिंदूज और दलित्स है वो ऑप्शन गलत हो जाता है, बिकॉज इन दोनों को एक ही कैटेगरी यानी कि जनरल में रखा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन में दलित्स इज देयर, सेकंड ऑप्शन में हिंदूज भी है और जनरल भी है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड में हिंदूज और दलित्स दोनों है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फोर्थ है इसमें सिर्फ जनरल है, और जनरल में हिंदूज और दलित्स दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपको इसका फंडामेंटल पता होना चाहिए। इनफैक्ट गांधी जी ने इस कम्युनल इलेक्टोरेट के अगेंस्ट फास्ट एंड टू डेथ भी किया था, जिसके बाद बी.आर. अम्बेडकर के साथ उनका पूना पैक्ट साइन हुआ था। तो उसी की एक्सटेंशन कही जा सकती है कि आगे चल के जब फर्दर इनको डिवाइड करने की कोशिश हुई हिंदूज को, गांधी जी वॉज अपोज टू द आइडिया, तो इसलिए जनरल कैटेगरी में ही हिंदूज को सभी को कंसिडर किया गया। So general included upper caste as well as Dalits, right? So these were some of your multiple choice questions from the evolution and features of the Constitution. I hope you liked the video. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, please like, subscribe and share it with your friends. If you want to join our test series and want to try hundreds of such high level, high quality questions to test yourself for the upcoming prelims exam for state services, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर सच वीडियोस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।